बहुत पुरानी बात है। एक पहाड़ की चोटी पर एक गरीब पति पत्नी रहते थे। रोटी कमाने के लिए वे आलू, टमाटर की खेती करते थे। उन्होंने अपनी खेती पहाड़ से नीचे मैदानों में बना रखी थी। दोनों पति पत्नी बहुत मेहनती थे। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ रही थी और ताकत कम होती जा रही थी। वे दोनों संतान की बहुत इच्छा रखते थे। एक दिन दोनों आपस में बात कर रहे थे, कितना अच्छा होता अगर हमें भी एक बच्चा होता। जब हम बूढ़े हो जाते तो वो हमारे खेतों की रखवाली करता और राजा को लगान भी चुकाता। बुढ़ापे में वो हमें हर तरह से आराम देता और हम अपनी झुकी हुई कमर को कुछ देर आंगन में चूल्हे के पास आराम से बैठकर सीधा कर पाते। उन दोनों ने सच्चे दिल से नदी और पहाड़ों के देवता से प्रार्थना की। थोड़े दिनों बाद किसान की पत्नी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उसे बच्चा हुआ, लेकिन वो आदमी का बच्चा नहीं, बल्कि एक मेंढक था जिसकी लाल आंखें चमक रही थी। बूढ़ा बोला, ये कैसी अजीब बात है। ये तो मेंढक है, इसकी लाल आंखें देखो कैसी चमक रही है। इसे घर में रखने का क्या फायदा? चलो इसे बाहर फेंक आते हैं। लेकिन पत्नी का मन उसे फेंकने को नहीं हुआ। उसने कहा, भगवान हम पर दयालु नहीं है। उन्होंने हमें बच्चे की जगह एक मेंढक दिया है, लेकिन अब तो यही मेंढक हमारा बच्चा है, इसलिए हमें इसे फेंकना नहीं चाहिए। मेंढक मिट्टी और तालाबों में रहते हैं। हमारे घर के पीछे जो छोटा तालाब है उसमें इसे छोड़ आओ, वही रह जाएगा। बूढ़े ने मेंढक को उठाया। जब वो उसे ले जाने लगा तो मेंढक बोला, मां, पिताजी, मुझे तालाब में मत डालिए। मैं आदमियों के घर में पैदा हुआ हूं और मुझे आदमियों की तरह ही रहना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी शक्ल बिल्कुल आप जैसी हो जाएगी और मैं भी आदमी बन जाऊंगा। बूढ़ा हैरान हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, यह कितनी अद्भुत बात है। ये तो बिल्कुल हमारी तरह बोलता है। लेकिन जो कुछ उसने कहा है वो हमारे लिए तो अच्छा ही है। उसकी पत्नी ने कहा, भगवान ने जैसे तैसे तो हमें ये दिन दिखाए हैं। अगर ये बोलता है तो जरूर कोई अच्छा बच्चा होगा। हो सकता है कि इस समय किसी के श्राप से मेंढक बन गया हो। नहीं, इसे आप घर में ही रहने दीजिए। वे दोनों पति पत्नी ने मेंढक को अपने साथ ही रख लिया। 3 साल बीत गए। इस बीच मेंढक ने देखा कि उसके माता पिता कितनी मेहनत करते थे। एक दिन उसने अपनी बूढ़ी मां से कहा, मां, मेरे लिए आटे की एक रोटी बना दो। मैं कल राजा के पास जाऊंगा और उसके सुंदर महल में जाकर उससे मिलूंगा। उसकी 3 सुंदर बेटियां हैं। उससे कहूंगा कि वो अपनी एक बेटी की शादी मुझसे कर दे। मैं उन तीनों में से उससे शादी करूंगा जो सबसे ज्यादा दयावान हो और तुम्हारे काम में सबसे ज्यादा मदद कर सके। बेटे, ऐसी मजाक की बात मत किया करो। मां ने कहा, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे जैसे छोटे और भद्दे जानवर के साथ कोई अच्छा आदमी अपनी सुंदर सी बेटी का हाथ देगा? तुम जैसों को तो कोई भी पैर से दबाकर कुचल देगा। मां, तुम रोटी तो बनाओ। मेंढक ने कहा, तुम देखती रहना, मैं तुम्हारे लिए एक बहू जरूर लाऊंगा। बूढ़ी औरत आखिर राजी हो गई। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक रोटी तो बना दूंगी। उसने मेंढक से कहा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि उसके महल की काम करने वाली नौकरानी तुम्हें भूत प्रेत समझकर तुम्हारे ऊपर राख न डाल दे। मां, तुम बेफिक्र रहो, मेंढक ने जवाब दिया। उनकी तो अच्छे लोगों पर भी ये हिम्मत नहीं। अगले दिन बूढ़ी औरत ने एक बड़ी सी रोटी बना दी और उसे एक थैले में रख दिया। मेंढक ने थैला अपने कंधे पर लटकाया और कूदता हुआ घाटी के किनारे बसे राजा के महल की ओर चल दिया। जब वो महल के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया। महाराज, महाराज, दरवाजा खोलो। राजा ने किसी को दरवाजा खटखटाते सुना और अपने नौकर को बाहर देखने भेजा। नौकर हैरान होकर लौटा। उसने कहा, महाराज, बड़ी अजीब सी बात है। एक छोटा सा मेंढक दरवाजे पर खड़ा आपको पुकार रहा है। राजा के मंत्री ने कहा, महाराज, ये जरूर कोई भूत प्रेत है, इस पर राख डलवा दीजिए। राजा राजी नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, रुको,
ये जरूरी नहीं कि वह कोई भूत प्रेत ही हो। मेंढक पानी में रहते हैं। हो सकता है कि वो जल देवता के महल से कोई संदेशा लेकर आया हो। जिस तरह देवताओं का स्वागत किया जाता है, उसी तरह इसका करो। पहले उस पर दूध छिड़क दो। इसके बाद मैं खुद देखूंगा कि वो कौन है और मेरे राज्य में किस लिए आया है। उसके नौकरों ने ऐसा ही किया। मेंढक का उसी तरह सम्मान किया गया जैसे देवताओं का किया जाता है। उन्होंने उस पर दूध छिड़का और कुछ दूध हवा में भी उड़ाया। उसके बाद राजा खुद दरवाजे पर आ गया और उसने पूछा, मेंढक देवता, क्या तुम जल देवता के महल से आ रहे हो? हम तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं? मैं जल देवता के महल से नहीं आ रहा हूं। मेंढक ने जवाब दिया, मैं तो अपनी ही इच्छा से आपके पास आया हूं। आपकी सब लड़कियां शादी के लायक हैं। मैं उनमें से एक से शादी करना चाहता हूं। मैं आपका दामाद बनने आया हूं। आप मुझे उनमें से किसी एक का हाथ दे दीजिए। राजा और उसके सब नौकर मेंढक की इस बात को सुनकर बहुत डर गए। राजा बोला, तुम कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? आईने में जरा अपनी शक्ल तो देखो, कितने भद्दे और बदसूरत हो। कितने ही बड़े बड़े महाराजाओं ने मेरी बेटियों से शादी करना चाहा, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। फिर मैं कैसे एक मेंढक को अपनी बेटी ब्याह दूं? जाओ, बेकार की बातें मत करो। मेंढक बोला, इसका मतलब यह है कि आप मुझसे अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे? कोई बात नहीं, अगर आप मेरी बात इस तरह नहीं मानेंगे तो मैं हंसना शुरू कर दूंगा। राजा मेंढक की बात सुनकर गुस्से से लाल हो गया। उसने पैर पटक कर कहा, मेंढक के बच्चे, तेरा दिमाग खराब हो गया है? अगर हंसना ही है तो बाहर निकल जा और जी भरकर हंस। लेकिन तब तक मेंढक ने हंसना शुरू कर दिया था। उसके हंसने से बड़ी जोर की आवाज हुई। धरती कांपने लगी। राजा के महल के ऊंचे ऊंचे खंभे हिलने लगे, मानो महल गिरना ही चाहता हो। दीवारों में दरार पड़ने लगी। सारे आकाश में धूल, रेत, कंकड़ और पत्थर उड़ने लगे। सूरज और सारा आकाश अंधेरे से ढक गया। चारों ओर धूल ही धूल दिखाई देने लगी। राजा के घर सब लोग और नौकर चाकर उछलते फिर रहे थे और अंधेरे में एक दूसरे से टकरा रहे थे। किसी को नहीं मालूम था कि वे क्या कर रहे हैं और ये सब क्या हो रहा है। आखिर में दुखी होकर राजा ने खिड़की से बाहर अपना सिर निकाला और बोला, मेंढक महाशय, अब कृपा करके अपना हंसना बंद कर दीजिए। मैं अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी आपके साथ कर दूंगा। मेंढक ने हंसना बंद कर दिया। धीरे धीरे पृथ्वी ने भी कांपना बंद कर दिया और महल, मकान आदि सब अपनी जगह शांत हो गए। राजा ने केवल डरकर ही अपनी बेटी मेंढक के हाथों में सौंपी थी। उसने 2 घोड़े मंगवाए, एक अपनी बेटी के लिए और दूसरा उसके दहेज के लिए। राजा की बड़ी लड़की मेंढक से शादी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। उसने अपने पास छिपाकर 2 पत्थर के टुकड़े रख लिए जो समय पर काम आ सके। मेंढक रास्ता दिखाने के लिए आगे आगे कूदकर चलने लगा और राजा की सबसे बड़ी लड़की उसके पीछे पीछे चलने लगी। सारे रास्ते वो यही कोशिश करती रही कि उसका घोड़ा कुछ और तेज चले और वो भागते हुए मेंढक को अपने पीछे की टापों के नीचे कुचल डाले। लेकिन मेंढक कभी इधर को कूदता और कभी उधर को। वो इस तरह चक्कर काटता जा रहा था कि उसे कुचलना राजकुमारी को नामुमकिन लग रहा था। आखिर में वो इतनी नाराज हो गई कि एक बार जब मेंढक उसके काफी पास चल रहा था, उसने छिपाया हुआ पत्थर का टुकड़ा उसके ऊपर दे मारा। फिर वो मुड़कर घर की ओर चल दी। वो कुछ ही दूर लौटी होगी कि मेंढक ने उसे पुकारा, राजकुमारी, रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। उसने पीछे घूमकर देखा कि मेंढक तो जिंदा खड़ा है। वो समझ रही थी कि मेंढक उसके पत्थर के नीचे कुचल गया होगा। वो हैरान रह गई और उसने घोड़े की लगाम खींच ली। मेंढक उससे बोला, देखो, हमारे भाग्य में पति पत्नी होना नहीं लिखा है। अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि इसी में तुम्हारी खुशी है। और उसने घोड़े की लगाम पकड़ ली और राजकुमारी को घर वापस ले चला। जब दोनों राजा के महल के पास पहुंचे तो मेंढक ने राजकुमारी को छोड़ दिया और राजा के पास जाकर बोला,
महाराज, हम दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, इसलिए मैं इसे वापस छोड़ने आया हूं। आप मुझे अपनी दूसरी बेटी दे दीजिए, जो मेरे साथ जाने को तैयार हो। तुम कितने बदतमीज हो, जरा अपनी हैसियत का तो ख्याल करो। राजा ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम मेरी बेटी को वापस लाए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी दूसरी बेटी कभी नहीं दूंगा। जानते हो मैं राजा हूं। क्या मजाक है, तुम इस तरह मेरी बेटियों में से हर एक को देखना चाहते हो। राजा ये कहते कहते गुस्से से कांपने लगा। इसका मतलब यह है कि आप राजी नहीं हैं। मेंढक ने कहा, अच्छी बात है, तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगा। राजा ने सोचा कि अगर वो चिल्लाता है तो कोई हर्ज नहीं, बस उसका हंसना ही खतरनाक है। उसने चिढ़ाते हुए कहा, जी भरकर चिल्लाओ, तुम्हारी जरा सी धमकियों से मैं नहीं डरने वाला। और मेंढक ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी मानो रात के समय बड़ी जोर से बिजली कड़क रही हो। चारों ओर बिजली की कड़कड़ाहट ही सुनाई दे रही थी और पहाड़ों से नदियों में इतना ज्यादा पानी आने लगा कि कुछ ही पलों में सब नदियों में बाढ़ आ गई। धीरे धीरे सारी जमीन पानी के बहाव में घिरने लगी और पानी चढ़ता चढ़ता राजा के महल तक आ पहुंचा। राजा ने अपनी गर्दन खिड़की से बाहर निकाली और चिल्लाकर कहा, मेंढक महाशय, चिल्लाना बंद कीजिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ अपनी दूसरी बेटी की शादी कर दूंगा। मेंढक ने तुरंत ही चिल्लाना बंद कर दिया और धीरे धीरे पानी नीचे बैठने लगा। राजा ने फिर अपने नौकरों को आदेश दिया कि 2 घोड़े अस्तबल से निकाल कर लाओ, एक राजकुमारी के लिए और दूसरा उसके दहेज के सामान के लिए। इसके बाद उसने अपनी दूसरी बेटी को आज्ञा दी कि मेंढक के साथ चली जाए। राजा की दूसरी बेटी मेंढक के साथ जाने को राजी नहीं थी। उसने भी घोड़े पर चढ़ते समय एक बड़ा सा पत्थर अपने पास छिपाकर रख लिया। रास्ते में उसने भी अपने घोड़े के पैरों के नीचे मेंढक को कुचलने की कोशिश की और एक बार वो पत्थर उसके ऊपर फेंककर वो भी बड़ी राजकुमारी की तरह वापस लौटने लगी। लेकिन उसे भी वापस बुलाकर मेंढक ने कहा, राजकुमारी, हम दोनों के भाग्य में एक साथ रहना नहीं लिखा है, तुम घर वापस जा सकती हो। ये कहकर उसके घोड़े की लगाम हाथ में लेकर वो चल दिया। मेंढक ने राजा के हाथ में उसकी मझली बेटी का हाथ पकड़ा दिया और बोला कि अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी मुझसे कर दो। इस बार तो राजा के गुस्से का ठिकाना ही न रहा। उसने कहा, तुमने मेरी सबसे बड़ी लड़की को लौटा दिया और मैंने तुम पर दया करके अपनी मझली बेटी दे दी। अब तुमने उसे भी लौटा दिया और मेरी सबसे छोटी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो। तुम बहुत बेहुदे हो। कोई भी राजा तुम्हारी इस बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कानून के खिलाफ चल रहे हो। उसके गले में आखिरी शब्द अटक गए। एक छोटे से मेंढक ने उसे इस तरह नचा रखा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। मेंढक ने शांति से जवाब दिया, महाराज, आप इतना नाराज क्यों होते हैं? आपकी दोनों बेटियां मेरे साथ शादी करने के लिए राजी नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें वापस ले आया। लेकिन आपकी तीसरी बेटी मुझसे शादी करना चाहती है, फिर आप क्यों नहीं राजी हो रहे? नहीं, कभी नहीं, राजा घृणा से चिल्लाया। कौन कहता है वो कभी राजी नहीं हो सकती? इस दुनिया में कोई भी लड़की एक मेंढक से शादी करने के लिए राजी नहीं हो सकती। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि अब तुम अपनी राह देखो। इसका मतलब यह है कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेंगे। मेंढक ने कहा, अच्छी बात है, तो मैं कूदना शुरू कर दूंगा। राजा वैसे मेंढक की बात से डर तो गया था, लेकिन उसने गुस्से में ही जवाब दिया, तुम उछलो, कूदो, फुदको, जो जी में आए सो करो, जी भरकर करो। मैं तुम्हारी जरा सी बातों से डरने लगा तो मैं राजा किस बात का? और मेंढक ने कूदना शुरू कर दिया। जब उसने कूदना शुरू किया तो धरती हिलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो धरती एक पत्थर हो जो किसी तालाब में लहरों के बीच जा फंसी हो। पहाड़ इतनी जोर जोर से हिलने लगे कि उनमें आपस में ही टक्कर होने लगी। पहाड़ों में से पत्थर टूट टूट कर आकाश में उड़ने लगे। सारा आकाश पत्थरों और धूल मिट्टी से ढक गया
और सूरज दिखाई देना बंद हो गया। राजा के महल की दीवारें भी इतनी जोर से हिलने लगी कि लग रहा था कि महल अब गिरा कि तब गिरा। अब तो हारकर राजा को खड़े होकर यह कहना पड़ा कि वो मेंढक के हाथ में अपनी तीसरी बेटी का हाथ दे देगा। मेंढक ने कूदना बंद कर दिया। पहाड़ और पृथ्वी अपनी अपनी जगह पर शांत होकर ठहर गए। राजा की तीसरी बेटी अपनी अन्य बहनों की तरह नहीं थी। उसके दिल में दया बहुत थी। उसने सोचा कि यह मेंढक कोई साधारण मेंढक नहीं है, बल्कि काफी चतुर लगता है। वो मेंढक के साथ जाने को राजी हो गई। मेंढक उसे घर ले गया। जब मेंढक की मां दरवाजे पर उन्हें लेने आई तो उसे हैरानी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि मेरा भद्दा और छोटा सा बेटा कितनी सुंदर बहू ले आया है। लड़की बहुत काम करने वाली थी और रोज अपनी सास के साथ खेत पर काम करने जाती थी। बूढ़ी औरत उससे बहुत प्यार करती थी। लड़की भी अपनी सास की बहुत इज्जत किया करती थी। दोनों बहुत सुखी थे। पतझड़ का मौसम आया। उन गांवों में हर साल घोड़ों की एक बहुत बड़ी दौड़ हुआ करती थी। सैकड़ों गांवों से गरीब और अमीर लोग अपने अपने तंबू लेकर घुड़दौड़ में आया करते थे और अपने साथ खेतों से नया उगा हुआ अनाज भी लाया करते थे। देवताओं को मानने के लिए वे लोग उन छोटे छोटे पौधों को आग में जलाया करते थे और नाचते गाते शराब पीते हुए घोड़ों की दौड़ किया करते थे। आमतौर पर वहां लड़के लड़कियां अपने प्रेमी प्रेमिका ढूंढने आया करते थे। इस बार मेंढक की मां की भी इच्छा थी कि मेंढक भी साथ में जाए, लेकिन उसने अपनी मां से कहा, मां, रास्ते में बहुत से पहाड़ और नदी नाले पार करने पड़ते हैं, तुम ही चली जाओ, मैं कहां जाऊंगा। और मेंढक घर पर ही रह गया। घर के और सब लोग घुड़दौड़ में चल गए। घुड़दौड़ का मेला 7 दिन तक लगा रहता था। आखिरी 3 दिनों में घुड़दौड़ हुआ करती थी। रोज जो भी आदमी जीत जाता उसकी बड़ी इज्जत होती और लोग उसे अपने यहां बुलाकर दावत दिया करते। घुड़दौड़ के तीसरे दिन जब आखिरी दौड़ शुरू होने ही वाली थी, एक नौजवान हरे रंग की पोशाक पहने हुए अपने घोड़े पर सवार होकर वहां आया। उसका शरीर मजबूत था और वो बहुत सुंदर लगता था। उसके कपड़ों पर बहुत सुंदर सुनहरी काम हो रखा था और वे बहुत कीमती रेशम से बने हुए थे। उसके घोड़े की जीन पर लाल मोती लगे हुए थे और उसकी बंदूक भी सोने और चांदी की बनी हुई थी। जब उसने लोगों से आखिरी घुड़दौड़ में भाग लेने की इजाजत मांगी तो सब उसकी ओर देखने लगे। जब घुड़दौड़ शुरू हुई तो उसने दौड़ने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। यहां तक कि जब और लोग भागना शुरू कर रहे थे, वो अपनी जीन ठीक कर रहा था, लेकिन जल्दी ही वो उनके साथ हो गया। घुड़दौड़ के बीच में भी जिस समय अन्य सब दौड़ने वाले नौजवान एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो आराम से चल रहा था और दौड़ के बीच में ही उसने अपने सिर के ऊपर उड़ते हुए 3 कबूतरों का अपनी बंदूक से शिकार किया। दौड़ के बीच में ही उसने अपने घोड़े की जीन में से कुछ सोने के सुंदर फूल निकाले और उन्हें अपनी बाई ओर वाले लोगों के ऊपर फेंक दिया। इसी तरह जीन की दाई ओर से उसने कुछ चांदी के फूल निकाले और उन्हें अपनी दाहिनी ओर वाले लोगों के ऊपर फेंक दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन जल्दी ही लोगों ने देखा कि उसका घोड़ा आगे भागा जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसका घोड़ा मैदान में नहीं बल्कि हवा में दौड़ रहा हो। लोग उसे देखने के लिए अपने अपने स्थानों से उठकर खड़े हो गए और सबने देखा कि वो सबसे आगे था और उस दिन आखिरी घुड़दौड़ में जीत उसी की रही। घुड़दौड़ के मैदान में जो भी उस समय मौजूद था वही उस नौजवान पर मोहित हो गया। बूढ़े, जवान और लड़कियां सभी उसकी ओर देख रहे थे। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि ये नौजवान कौन है और वो कहाँ का रहने वाला है। कुछ लोग कहने लगे, उसने बाई ओर से सोने के फूल निकाले और उन्हें बाई ओर उछाल दिया, फिर दाई ओर से चांदी के फूल निकाले और उन्हें दाहिनी ओर फेंक दिया। ऐसा तो आजकल कभी देखा सुना नहीं गया। कितना सुंदर लड़का है, उसके कपड़े शरीर पर कितने अच्छे लग रहे हैं। घोड़ा तो देखो जैसे देवताओं का हो, लेकिन ऐसे सुंदर लड़के के लिए ये तो सोचो कि लड़की कहां मिलेगी। सब लड़कियां उसके चारों ओर जमा होकर गाने और नाचने लगी
और उसे अपने अपने घर चलने के लिए कहने लगी। लेकिन जैसे ही शाम हुई, वो घुड़सवार बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपने घोड़े पर चढ़कर उस गांव की ओर चल दिया जहां से मेंढक की मां और बहू आए थे। सब लोग वहां खड़े खड़े उसके हरे घोड़े को देखते रहे और उसके चले जाने के बाद उसके पैरों से उड़ती हुई धूल को देखने लगे। मेंढक की पत्नी सोचती रही कि वो घुड़सवार कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। वो खुद भी उसकी सुंदरता पर मोहित थी। वो खुद भी उसका नाम जानना चाहती थी कि दिन छिपने ही वो इतनी जल्दी क्यों चला गया। वो सोचने लगी कि शायद घुड़सवार बहुत दूर रहता हो। घर लौटते समय वो भी अन्य औरतों की तरह उसी घुड़सवार के बारे में सोचती रही। मेंढक उन लोगों को दरवाजे पर खड़ा मिला। उन्होंने जैसे ही घुड़दौड़ की बातें सुनानी शुरू की, वो आगे आगे सब बताने लगा। उन लोगों को ये सब सुनकर बड़ा अचरज हुआ कि मेंढक सब बातें पहले से ही जानता है और उस सुंदर घुड़सवार की भी बातें जानता है जिसने आज घुड़दौड़ जीती थी। अगले साल फिर पतझड़ के दिनों में घुड़दौड़ हुई। मेंढक की पत्नी, मां और पिता फिर घुड़दौड़ में गए। जब घुड़दौड़ शुरू हुई तो सब लोग उस हरे घुड़सवार की राह देखने लगे और सोचने लगे कि इस बार जरूर उसका नामता पूछ लेंगे। वो कहाँ रहता है और किस राज्य में रहता है, ये पूछे बिना उसे इस बार नहीं जाने देंगे। घुड़दौड़ के आखिरी दिन जब आखिरी दौड़ हो रही थी, हरा घुड़सवार फिर अपने हरे घोड़े पर बैठकर वहां आया। वो एकदम ऐसे आया मानो आकाश से उतरा हो। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। इस बार भी उसके पास अपनी वही सोने चांदी वाली बंदूक थी, लेकिन इस बार उसके शरीर पर पिछली बार से भी ज्यादा सुंदर और कीमती कपड़े थे। जब अन्य सब घुड़सवारों ने अपनी दौड़ शुरू कर दी तो उसने आराम से बैठकर चाय पी और पीकर तेजी से उठा। और इस बार भी पिछले साल की तरह उसने 3 कबूतर अपनी बंदूक से दौड़ते दौड़ते ही मार डाले। जिस समय वो लोगों के सामने से गुजर रहा था, उसने अपने घोड़े की बाई ओर वाली जीन में से सोने के कुछ फूल निकाले और उन्हें अपनी बाई ओर वाले लोगों पर उछाल दिया। फिर उसने दाई ओर से चांदी के कुछ फूल निकाले और उन्हें अपनी दाहिनी ओर वाले लोगों पर बिखेर दिया। इसके बाद वो बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ा और लोगों को ऐसा लगा मानो वो हरे बादल की सवारी कर रहा हो। बस हरे भरे मैदान में एक हरा बादल उड़ता हुआ नजर आ रहा था और इस बार लोगों ने फिर देखा कि वो घुड़दौड़ में जीत गया था। लड़कियों ने इस बार फिर उसके सामने अपना नाच और गाना रखा और उसे अपने घर चलने के लिए कहने लगी। लेकिन दिन छिपने ही उसने फिर बिना किसी से कहे अपने घोड़े को भगाया और मैदान से भाग लिया। जब मेंढक की पत्नी और मां घर आई तो उन्हें यह देखकर बड़ा अचरज हुआ कि इस बार फिर मेंढक को सब बातें मालूम थी। इस बार लड़की के दिमाग में उथल पुथल हुई कि जब वो दौड़ में जाता नहीं है तो उसे सब बातें मालूम कैसे हो जाती हैं। उस घुड़सवार को दिन छिपने से पहले ही क्यों जाना पड़ता है? वो हमारे घर की तरफ ही क्यों जाता है? क्या इस दुनिया में सचमुच ही ऐसा कोई घुड़सवार हो सकता है? फिर मेंढक को उसके बारे में सब बातें कैसे मालूम चल जाती हैं? यही सब बातें उसके दिमाग में घूमती रही। आखिर में उसने तय किया कि वो इन बातों का पता लगाकर ही रहेगी। इस साल फिर घुड़दौड़ आई। मेंढक की पत्नी मेले में गई। उसने सब काम किए, लेकिन आखिरी दिन जब आखिरी घुड़दौड़ होने वाली थी, वो अपनी सास से बोली, माताजी, मेरे सिर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, मैं घर जाना चाहती हूं। आप मुझे एक खच्चर दे दीजिए। लड़की की सास और ससुर उसका बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने उसे खच्चर दे दिया और कहा कि वो घर चली जाए। जब वो अपने सास ससुर की आंखों से ओझल हो गई तो उसने खच्चर को तेजी से घर की ओर दौड़ाया। जब वो घर पहुंची तो उसने सबसे पहला काम जो किया वो था मेंढक को ढूंढने का, लेकिन उसे मेंढक कहीं भी दिखाई न दिया। तभी उसे एक कोने में मेंढक की खाल पड़ी दिखाई दी जो उसके पति की ही थी। उसने उसे उठा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने सोचा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं। मेरा पति कितना सुंदर है और कितनी अच्छी घुड़सवारी करता है। मैं तो उसके बिल्कुल लायक नहीं हूं। आज मुझे कितनी खुशी है।
वो बार बार अपने आंसू रोकने की कोशिश करती, लेकिन आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार मेंढक की खाल को देख रही थी और सोच रही थी कि उसके पति को इतनी गंदी खाल नहीं पहननी चाहिए। वो इतने भद्दे रूप में क्यों रहता है? क्या वो उसके लायक नहीं है? उसे उस खाल से इतनी ज्यादा घृणा हो गई कि उसने उसे जला देने का तय किया। वो सोच रही थी कि जब मेंढक यहां आएगा तो इसी बदसूरत रूप में बदल जाएगा, इसलिए उसने उसे जला दिया। जब उसने खाल जलाई तो सूरज डूब रहा था। तभी अचानक वो नौजवान अपने हरे घोड़े पर सवार बादलों की तरह उड़ता हुआ वहां आया। जब उसने अपनी पत्नी को खाल जलाते देखा तो उसका रंग डर के मारे पीला पड़ गया और उसने तुरंत घोड़े से उतरकर खाल को आग में जलने से बचा लेना चाहा, लेकिन उसे बहुत देर हो गई थी। मेंढक की केवल एक टांग ही बची थी। उसने एक ठंडी सांस ली और घर के सामने पड़े एक बड़े पत्थर पर जाकर गिर पड़ा। लड़की ये देखकर बहुत डर गई और उसकी सहायता करने के लिए दौड़ी। तुम इतने अच्छे आदमी हो और इतनी बढ़िया घुड़सवारी करते हो, तुम फिर मेंढक क्यों बने रहना चाहते हो? और सब लड़कियों के पति तुम्हारी तरह के आदमी हैं। फिर मेरा ही भाग्य क्यों खराब हो? क्या तुम नहीं सोचते कि ये मुझे कितना बुरा लगता है? लड़के ने जवाब दिया, तुम बहुत ज्यादा जल्दी कर दी थी। जो कुछ भी तुमने किया है वो बहुत जल्दी कर डाला। अभी उसे करने के लिए हमें कुछ दिन रुकना था। अब मैं जिंदा नहीं रह सकता और लोग पृथ्वी पर खुश नहीं रह सकते। क्या मैंने कुछ गलत काम कर डाला? लड़की ने पूछा। बोलो, अब मुझे क्या करना चाहिए? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरा ही दोष है। मैं बहुत ज्यादा लापरवाह हो गया था। यही वजह थी कि मैं घुड़दौड़ में जा पहुंचा। मैं लोगों को अपनी ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन अब न तो हम लोग और न ही दुनिया के लोग सुखी रह सकते हैं। मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं, बल्कि धरती माता का बेटा हूं। अगर मैं और ज्यादा मजबूत हो गया होता तो मैं लोगों की मदद करने के लिए खड़ा हो सकता था। मैं ऐसी दुनिया के सपने देखा करता था जिसमें अमीर लोग गरीबों का खून चूसना बंद कर दें और जिसमें अफसर लोग अपने से नीचे के आदमियों को दबाया ना करें। मैं चाहता हूं कि सब लोगों के पास राजधानी में जाने के लिए साधन हो और सब लोग आपस में मिलजुल कर अपनी भेड़ों और बकरियों का व्यापार कर सकें। लेकिन अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ था और मेरी ताकतें भी अभी बहुत कम थी। अभी तक मुझ में इतनी ताकत नहीं पैदा हुई थी कि मैं रात की ठंड को बिना अपनी मेंढक की खाल के सह सकूं। इसलिए दिन निकलते ही मैं मर जाऊंगा। जब मैं धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता कि लोगों की इतनी सेवा कर सकता तो मेरे शरीर पर इतनी ताकत पैदा हो जाती कि मैं बिना मेंढक की खाल के रह सकता था। लेकिन अभी ये बहुत जल्दी है। तुमने ये क्या कर डाला? अब मैं यहां पृथ्वी पर नहीं रुक सकता। आज ही रात को मैं अपनी मां के पास लौट जाऊंगा। जब लड़की ने ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नौजवान के कमजोर शरीर को अपनी बाहों में संभाल लिया और बोली, तुम नहीं मर सकते। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मर जाओगे। नहीं, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। लड़की दुख से इतनी बुरी तरह चिल्लाने लगी कि नौजवान ने उसका हाथ अपने कमजोर हाथों में लेकर कहा, प्रिय, तुम इतना दुखी मत हो। अगर तुम वास्तव में ये चाहती हो कि मैं जिंदा रहूं तो अब भी तुम कुछ कर सकती हो। उसने पश्चिम की ओर इशारा किया, लेकिन ये सब केवल भगवान की इच्छा और उनकी इजाजत से ही किया जा सकता है। मेरा घोड़ा ले लो, अभी भी समय है, क्योंकि मेरा घोड़ा हवा की तरह भागता है। वो तुम्हें पश्चिम दिशा की ओर ले जाएगा, जहां लाल लाल बादलों के बीच एक बहुत बड़ा महल है। वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करना, कहना कि लोगों की भलाई के लिए वो इन 3 बातों को पूरा कर दे। उनसे कहना कि ये सब दिन निकलने से पहले ही कर दें। देखो, अच्छी तरह याद कर लो। पहली बात यह है कि लोग गरीब और अमीर न कहलाए, सबके पास बराबर धन हो। दूसरी ये कि अफसर और सरकारी आदमी जैसे राजा आदि जनता को न दबाएं। और तीसरे ये कि हमारे पास नगरों तक जाने के लिए सड़कें हों और हम वहां जाकर व्यापार कर सकें। अगर भगवान तुम्हारी इन बातों को मान जाते हैं तो हम सब सुख से रह सकेंगे
और मुझ में इतनी ताकत हो जाएगी कि मैं रात को भी बिना मेंढक की खाल के रह सकूंगा। लड़की तुरंत घोड़े पर सवार होकर वहां से चल दी। घोड़ा उसे लेकर हवा में उड़ रहा था। हवा उसे छूकर भागी जा रही थी और वो बादलों के बीच में होती हुई पश्चिम दिशा की ओर उड़ रही थी। आखिर में वो उस महल के सामने आई जो सूरज की तरह लाल लाल चमक रहा था। वो अंदर गई और उसने भगवान से अपनी प्रार्थनाएं कहीं। भगवान उसकी बातों की सच्चाई और उसके दुख को देखकर पिघल गए और उन्होंने उसकी बातें मान ली। भगवान उससे बोले, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, इसलिए मैं तुम्हारी सब बातें मान लूंगा, लेकिन दिन निकलने से पहले तुम्हें जाकर ये खबर सब घरों में पहुंचा देनी होगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं तभी पूरी हो सकेंगी यदि सब लोग इस बात को दिन निकलने से पहले सुन ले। तब यहां इतनी ज्यादा ठंड पड़नी बंद हो जाएगी और तुम्हारा पति रात को भी बिना मेंढक की खाल के रह सकेगा। लड़की खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने घोड़े पर चढ़कर घर की ओर चल दी, जिससे दिन निकलने से पहले ही वो इस समाचार को घर घर फैला सके। लेकिन जब वो घाटी में घुसी तो उसका राजा पिता किले के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। जब उसने अपनी बेटी को आते देखा तो वो बोला, क्यों बेटी, तुम इतनी देर गए यहां क्यों आए हो? उसने कहा, पिताजी, भगवान ने मुझे एक बहुत ही आश्चर्यजनक वरदान दिया है। अब मैं उसे सबको बताने जा रही हूं। जल्दी कहाँ की है? राजा बोला, जरा मुझे तो बताओ भगवान ने तुम्हें क्या क्या वरदान दिए हैं? पिताजी, मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकती। मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं आपको फिर बता दूंगी। लड़की बोली, ये नहीं हो सकता। मैं राजा हूं और तुम्हें सबसे पहले मुझे ही बताना पड़ेगा। और उसने आगे बढ़कर घोड़े की लगाम पकड़ ली। लड़की जानती थी कि उसका पिता इस तरह नहीं मानेगा, लेकिन वो उससे जल्द छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। वो बोली, भगवान ने मुझसे 3 वादे किए हैं। पहला तो ये कि गरीब और अमीर में कोई भेद नहीं रहेगा। राजा ने अपना सिर खुजलाया। वो बोला, अगर गरीब और अमीर में कोई भेद नहीं रहेगा तो मेरी इज्जत कौन करेगा और तुम्हारी बहनों के लिए दहेज का पैसा कहां से आएगा? ये कहकर उसने घोड़े की लगाम को और भी कसकर पकड़ लिया। दूसरी बात यह है कि सरकारी अफसर आम जनता को नहीं सताएंगे। ये क्या मूर्खता है? फिर हमारा काम कौन करेगा? हमारी भेड़ बकरी कौन चलाएगा? हमारे खेत कौन जोतेगा? उसने बड़े ही बेमन से कहा और पूछा कि तीसरा वचन क्या है। और तीसरी बात यह है कि यहां से नगरों तक कोई रास्ता बन जाए और हम लोग वहां पर व्यापार कर सकें। पिताजी, जब ये सब बातें हो जाएंगी तो यहां की ठंड बिल्कुल खत्म हो जाएगी और यहां काफी गर्मी पड़ने लगेगी। उसके बाद लेकिन राजा ने बीच में ही टोक कर कहा, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारा काम अब बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा है। हमें शहर जाने की क्या जरूरत है? ये कभी भी भगवान के आदेश नहीं हो सकते। मुझे इनमें से किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें इनमें से एक भी शब्द लोगों को नहीं बताने दूंगा। पिताजी, मैं अब यहां एक क्षण भी नहीं ठहर सकती। लड़की ने चिल्लाकर कहा, मुझे आप तुरंत जाने दीजिए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने घोड़े की लगाम नहीं छोड़ी। बेचारी लड़की बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी और उधर उसका पिता उससे सवाल जवाब करने पर तुला हुआ था। तभी मुर्गा बोला। लड़की तेजी से कूदी और घोड़े को छुड़ाना चाहा, लेकिन राजा अभी भी उसे कसकर पकड़े हुए था। वो जोर से चिल्लाया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहनों की शादी में मैं दहेज न दूं? क्या तुम अपने पिता की बेइज्जती करना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं घर का सब काम अपने हाथ से किया करूं? हमारी भेड़ बकरियां कौन चराएगा? हमारे खेत कौन जोतेगा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लड़की की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मुर्गा दूसरी बार फिर बोला और इधर उसका पिता उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर में निराश होकर उसने अपने घोड़े को बड़े जोर से कोड़ा लगाया। घोड़े ने राजा को एक ओर फेंक दिया और हवा से बातें करने लगा।
लड़की अभी पहले मकान पर ही पहुंच पाई थी कि मुर्गा तीसरी बार फिर बोला। पौ फटने लगी थी और अब तक कुछ ही घरों में वो अपनी बात कह पाई थी। लड़की का दिल बैठने लगा। पौ फट गई थी और उसका काम अभी आधा भी नहीं हुआ था। अब तो बहुत देर हो गई थी। अब केवल उसके लिए यही रास्ता रह गया था कि वो घर की ओर जल्दी से कदम बढ़ाए। उसने देखा कि उसके ससुर उसके पति के पास खड़े हुए रो रहे हैं और उसकी सास मरे हुए की आत्मा को शांति देने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। सब बेकार हो गया था। वो अपने पति के शव पर गिर पड़ी और अपने पिता को कोसती हुई जोर जोर से रोने लगी। इस घुड़सवार नौजवान के शव को वहां से कुछ दूर पर ही एक चट्टान पर दफना दिया गया। रोज शाम को जाकर वो लड़की उसकी कब्र के पास रोती। आखिर में एक दिन वो खुद भी पत्थर में बदल गई। उस दिन के बाद लोगों को उसका रोना सुनाई देना बंद हो गया। आज भी उस कब्र के पास वो पत्थर की लड़की बनी हुई है। बहुत दूर से देखने पर ही आपको मालूम चल जाएगा कि वो कोई लड़की है जिसके बाल बिखरे हुए हैं और वो भगवान से प्रार्थना कर रही है। वो अपने पति की कब्र के पास सदा से इसी प्रकार प्रार्थना करती रही है और सदा इसी प्रकार प्रार्थना करती रहेगी। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।